गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था। सेम वही डेरिवेशन हम लोग कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप हेडिंग डाल दीजिए फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस prove that mu upon v minus 1 by u equal to mu minus 1 by r। सेम फॉर्मूला हमने डिराइव किया था किसमें, कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस के लिए। वही चीज आज हम कर रहे हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए। हिंदी में अगर हम नोट करेंगे तो किसी उत्तल गोलीय, कॉन्वेक्स को हम क्या कहते हैं, उत्तल गोलीय सतह या पृष्ठ, आप दोनों में से जो चाहते हो लिख सकते हो, सतह के लिए सिद्ध करो और सेम फॉर्मूला। ठीक है, म्यू अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन यू, म्यू माइनस 1 बाय आर। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, जब कोई भी लाइट रे किसी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है। तो यहाँ पर लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ग्लास सरफेस बताई थी। ठीक है, मतलब ये जो कॉन्वेक्स या कॉन्केव सरफेस है ना, उसके बाद जिस मीडियम में वो जा रही थी वो हमने ग्लास लिया था। तो यहाँ पर म्यू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका अपवर्तनांक है, वो कांच का अपवर्तनांक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, इसकी जगह मैंने आपको पहले ही बताया था बुक में n1 और n2, यहाँ पर n2 लिया और यहाँ पर n1 लिया है। 1 क्यों लिखा होता है, क्योंकि 1 किसका अपवर्तनांक माना जाता है, वायु का, हवा का, एयर का। ठीक है, इसीलिए उसे हम 1 कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम को इंडिकेट कर रहे हो तो वहां पर आप n1 और n2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। n1 यानी जहां से लाइट रे चली है, स्टार्ट हुई है, और जिस मीडियम के अंदर जा रही है वो सेकेंड उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, n2। नाउ डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हम उसका डायग्राम बनाएंगे। देखो, ये हमने कौन सी सरफेस बना दी, कॉन्वेक्स। ठीक है, क्योंकि पहले हमने कॉन्केव किया था, अब हम कॉन्वेक्स के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। उसके बाद सारा मीडियम यहाँ पर ग्लास होगा, यानी कि सघन माध्यम है ना। कांच को हम क्या कहेंगे, सघन। सघन का मतलब होता है डेंसर। ठीक है, ये सघन माध्यम है और ये विरल मतलब रेयरर मीडियम, जिसे हम एयर कहते हैं। ठीक है, ये इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर पॉइंट और ये सेंटर पॉइंट से जाने वाली लाइन जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस की है जिस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया O। O क्यों रखा है, ताकि O नाम की ऑब्जेक्ट, O से ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अगर किसी कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस यानी कि उत्तल गोलीय पृष्ठ के सामने रखी है तो उस वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरण होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। वैसे तो कई सारी रेस जाती है, पर समझने के लिए हमने सिर्फ एक रे के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो इस वस्तु O से, इस ऑब्जेक्ट O से जो लाइट रे है वो किस तरफ जाती है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस की तरफ जाती है। ठीक है, जैसे ये इस पॉइंट पर पहुंचेगी तो ये कौन सी सरफेस है, जो दो मीडियम को डिफरेंशिएट करती है। इसके जस्ट इस तरफ रेयर मीडियम है और इसके जस्ट इस तरफ डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आने के बाद वो क्या होगी, डेविएट होगी या अपना रास्ता भटक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होगा। हम ये कह सकते हैं रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में क्या रूल है कि जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल यानी अभिलंब की तरफ झुकती है या अभिलंब से दूर हटेगी, तो वो अभिलंब की तरफ झुकेगी। उसके लिए सबसे पहले मुझे अभिलंब बनाना है, अभिलंब दैट मींस नॉर्मल। ठीक है, तो अभिलंब या नॉर्मल को कहाँ से बनाया जाएगा, तो मैंने आपको एक फंडा दिया था
जाती हैं वो उसका नॉर्मल कहलाती है। फिर अगर आप सरफेस ऐसे कंसीडर करते हो, कॉन्केव की बात करते हो, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा और नॉर्मल इस तरह खींचा जाएगा। ठीक है, मतलब ये जिस पॉइंट पर आया है वहां से मुझे नॉर्मल को गुजारना है। ठीक है, तो वो नॉर्मल आखिरी में प्रिंसिपल एक्सिस में कहाँ मिलेगा? इस पूरी सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलेगा। ठीक है, तो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक सीधी सीधी लाइन खींची, कहाँ पर? जहां रेज इंसिडेंस हुई है। ठीक है, ये नॉर्मल बनाते हैं। ठीक है, अब अगर ये यहाँ तक पहुंची है तो नॉर्मल और आपतित किरण इंसिडेंट रे दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन कोण। ठीक है, अब यही प्रकाश किरण इसे जाना कैसा चाहिए था? अंदर जाकर बिल्कुल सीधा, बट ये अपना रास्ता भटक जाएगी, इसे डेविएट होना है। तो डेविएट होगी तो किस तरफ झुकेगी? सीधे जाने की जगह नॉर्मल की तरफ झुकेगी, यानी ऐसे जाने की जगह नॉर्मल की तरफ, यानी इस तरफ नीचे की तरफ वो झुकेगी, यानी कि वो कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, और फाइनली वो जहां जाकर रुकेगी वहां हमें इमेज आई मिलेगा। ठीक है, तो ये आने वाली और ये किरण अपवर्तित कहलाएगी, रिफ्रैक्टेड रे यानी अपवर्तित किरण। अब अभिलंब और आने वाली यानी आपतित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। उसी तरह अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, फिर हमने क्या कंसीडर किया कि सपोज कर लो ये जो रेज है ये किसी न किसी एंगल पे इंक्लाइंड हुई होगी। ठीक है, नॉर्मल भी किसी न किसी एंगल पे इंक्लाइंड हुआ है और इमेज जहां बनी है यानी कि रिफ्रैक्टेड रे भी किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, तो उसे वो एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर हम उसे कंसीडर करके चलते हैं अल्फा, इमेज जो बनाती है उसे हम बीटा कहते हैं और इसे हम थीटा कहते हैं। अल्फा, बीटा और थीटा नॉर्मल से बनने वाला एंगल। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है? अगेन स्नेल लॉ लगाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में जितने भी डायरेक्शन है जहां भी आपको अपवर्तन का केस नजर आता है वहां पर स्नेल का नियम लगता है। स्नेल का नियम किस पर बेस्ड था? अपवर्तन पे बेस्ड था। ठीक है, रिफ्रैक्शन पर बेस्ड था। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? स्नेल के नियम से, बाय स्नेल लॉ। ठीक है, बाय स्नेल्स लॉ। क्या बोलता है स्नेल का लॉ? कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या हम ऐसे समझे कि आपतन कोण साइन के साथ यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो कांस्टेंट होता है। यही होता है स्नेल लॉ, है ना? यानी कि आपतन कोण का मान साइन के साथ और अपवर्तन कोण का मान साइन के साथ, इन दोनों का अनुपात हमेशा एक क्या रहेगा? एक कांस्टेंट रहेगा, एक नियतांक रहेगा। ये एक ऐसा नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक, जो पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक शो करेगा। ठीक है, यानी कि पहला माध्यम अगर एयर है तो दूसरा माध्यम क्या होगा? ग्लास होगा। ठीक है, यानी हवा से कांच में जाएगी। ठीक है, तो ये जो म्यू है आप ए एच लिख भी सकते हो। अगर नॉर्मली हवा से कोई चीज यानी कि सघन से इसमें जाती है, विरल से सघन में जाती है, तो आप नहीं भी लिखोगे, म्यू लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, 1 2 भी लगा सकते हो, कई सारे तरीके। ए और जी यानी कि कोडवर्ड लिख सकते हो एयर से ग्लास। ठीक है, 1 और 2 भी लगा सकते हो, और नॉर्मली अगर विरल से सघन में जा रही है तो नहीं भी लगाऊंगी तो चलेगा। ठीक है, लेकिन देखो साइन आई बाय साइन आर है, तो हमें पता है कि सिंस एंगल आई एंड एंगल आर आर वेरी स्मॉल, यानी कि ये जो छोटी पहले ही ऑब्जेक्ट बहुत छोटी है और इससे निकलने वाली जो लाइट रे है वो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बहुत छोटा बनता है। नॉर्मल के साथ अगर देखा जाए तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, आपतित और अपवर्तित किरण बहुत ही छोटा एंगल बनाती है। इसका मतलब अगर मैं इसको साइन के साथ मेजर करूं या इंडिविजुअल अकेला मेजर करूं तो दोनों की वैल्यू
छोटा है तो फिर हम साइन की वैल्यू को छोड़ देंगे या सिंपल लिखेंगे I/r। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी, कौन सी इक्वेशन? एंगल I इक्वल टू म्यू r, दैट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जैसा आपने लास्ट डेरिवेशन में किया था सेम आपको यहाँ पर वही करना है। ठीक, अब इसी स्टेप को कंटिन्यू करेंगे। देखो I इक्वल टू म्यू r है, वो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ से आपको एक टारगेट निकलता है, आपको एंगल I और एंगल R की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एंगल I और एंगल R की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे? यहाँ पे आपको कुछ ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले एंगल I किस ट्राइंगल पर बनता है? इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं, हाँ इसको P बोलेंगे, पोल, इसको A नाम देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि ट्राइंगल OAC और C की बात करें, OAC, इसमें एंगल अल्फा और एंगल बीटा दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल I के बराबर होता है। तो इन ट्राइंगल OAC, ठीक है, त्रिभुज OAC में क्या नजर आ रहा है आपको? एंगल I बहिर्गोण दिख रहा है, एक्सटर्नल एंगल दिख रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटरनली टू अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, यानी कि एंगल I की वैल्यू किसके इक्वल होगी? अल्फा और थीटा के। तो अल्फा प्लस थीटा, देखो मैं आपको इसको छोटा सा डायग्राम से समझा सकती हूँ ऐसे, ठीक है। ये आपका कौन सा एंगल था? अल्फा, ये कौन सा था? थीटा, ठीक है, और ये कौन सा था? एंगल I, यानी इन दोनों का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। उसी तरह इन ट्राइंगल, सेकंड वाला ट्राइंगल जिसमें एंगल R है, तो वो कौन सा ट्राइंगल है? ACR या AIC, ठीक है, जिसमें आपको R दिख रहा है, थीटा दिख रहा है और बीटा दिख रहा है। तो इन ट्राइंगल AIC, देखो मैं AIC को साइड पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से बना हुआ है ना, ये है A, ये है I और ये है C। यहाँ पर आएगा बीटा, यहाँ पर आएगा थीटा और यहाँ पर आएगा एंगल R। तो यहाँ भी आपको एक चीज नजर आ रही है, थीटा एक एक्सटीरियर एंगल है और यहाँ पर R और बीटा का सम करेंगे तो थीटा के इक्वल होगा, यानी कि थीटा इक्वल टू R प्लस बीटा, ठीक है। और यहाँ से मुझे R की वैल्यू I की चाहिए थी, वो तो मिल गई। यहाँ टारगेट था ना हमारा I और R की वैल्यू निकालना, तो I की वैल्यू यहाँ से मिल गई और R की वैल्यू कैसे निकलेगी? थीटा माइनस बीटा, ठीक है। तो I और R की जो वैल्यू मिल गई उसे हम कहाँ रख देंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो समीकरण 1 से क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मिला हमें? I की वैल्यू हमने रख दी, I इक्वल टू म्यू R था, तो I की वैल्यू हमने क्या पुट की? अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू म्यू एज इट इज, और R की वैल्यू क्या पुट की? थीटा माइनस बीटा, दैट इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। पहले स्नेल का लॉ रखा, तब ये पहला टारगेट आया I और R की वैल्यू निकालना। जब I और R की वैल्यू निकाली, उसे पुट किया, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है अल्फा, थीटा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम अल्फा, बीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अल्फा, बीटा, थीटा के लिए एक फंडा है हमारे पास, जो हमने लास्ट सेम डेरिवेशन में किया था कॉन्केव के केस में, कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, जिसको आप कहते हो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो देखो अगर आप अल्फा की बात कर रहे हो तो अल्फा एक एंगल है, इसका आर्क होगा AP और इसकी रेडियस होगी O से P की डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट से, वस्तु से पोल की दूरी कहलाती है U, और U किस तरफ आएगा? इस तरफ है, ठीक है। तो ये किस तरफ, इससे हम कैसा प्रूव करेंगे? नेगेटिव, तो AP माइनस
उसी तरह बीटा की बात करते हैं तो बीटा ये वाला है, बीटा का आर्क है AP और रेडियस पूरी P से I तक, ठीक है। ये आर्क हो गया और ये रेडियस होगी, तो रेडियस कितनी होगी, I एक वस्तु का प्रतिबिंब है, इमेज है, तो इमेज के डिस्टेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरफ है राइट हैंड साइड पर है तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होगी AP अपॉन V, ठीक है, प्लस V या सिंपल V लिख सकते हो। और थीटा, थीटा यानी कि कोण, अब इसका आर्क होगा AP और रेडियस क्या होगी, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज पॉजिटिव R, तो AP अपॉन प्लस R, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो जो सेकंड इक्वेशन थी उसमें अल्फा, थीटा, बीटा तीनों की वैल्यू पुट करना, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में फिल करते हैं, देखो इक्वेशन सेकंड में अल्फा की वैल्यू क्या है, AP अपॉन माइनस U, ठीक है, प्लस थीटा की वैल्यू क्या है, AP अपॉन R, ओके, देन इक्वल टू म्यू, थीटा की वैल्यू अगेन AP अपॉन R और माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है, AP अपॉन प्लस V दैट मीन्स ओनली V, ठीक है। दोनों साइड से AP को कॉमन ले लेंगे, देखो दोनों साइड से AP कॉमन हो गया तो क्या बचा, माइनस 1 अपॉन U प्लस 1 बाय R म्यू इक्वल टू, सॉरी AP कॉमन ले लेंगे, 1 बाय R माइनस 1 अपॉन V, ठीक है। AP से AP क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 1 बाय R था, म्यू का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन U प्लस 1 बाय R इक्वल टू म्यू का मल्टीप्लाई 1 में किया तो म्यू बाय R माइनस म्यू अपॉन V, ठीक है। नाउ म्यू अपॉन V कैसा है, माइनस का है, इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो म्यू अपॉन V ये माइनस का है, माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू म्यू माइनस म्यू अपॉन R और ये प्लस का है उस तरफ जाएगा तो 1 अपॉन R माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इसे सॉल्व करेंगे तो म्यू अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू, दोनों में से R अगर कॉमन ले लिया जाए तो म्यू माइनस 1 बाय R आएगा, ठीक है। तो ये हमने सेम फॉर्मूला किसके लिए डिराइव किया, ये आपका कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए डिराइव किया, ठीक है। बहुत सिंपल था, इसको आप सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपने कॉनकेव वाला देखा अच्छे से तो इसे आप पहले खुद प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखकर प्रॉपर नोट करिए, ठीक है। थैंक यू।